नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट बैच में इकोनॉमिक्स क्लास में आज हम बात करेंगे वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था के साथ बात करेंगे कि वित्तीय व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। साथ में हम बात करेंगे बैंक, कौन कौन सी बैंक होते हैं, बैंक के क्या प्रकार हैं, उन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम ध्यान देते हैं वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि वित्तीय व्यवस्था क्या है। तो वित्त का मतलब होता है मुद्रा, और उस मुद्रा का उपयोग का अधिकार जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं वित्त। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसका वित्तीय व्यवस्था का आधार क्या होता है। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार होता है ब्याज या लाभांश, यानी ब्याज प्राप्त करना या लाभांश प्राप्त करना। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था कहेंगे किसे, तो वित्त के लेन देन से जुड़ी जो व्यवस्था होगी उसको हम कहेंगे वित्तीय व्यवस्था। अब बात आती है वित्तीय व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय संस्थान के बारे में बात करेंगे, वित्तीय सेवा के बारे में बात करेंगे, और वित्तीय उपकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बैंक के बारे में बात करेंगे, बीमा के बारे में बात करेंगे, और शेयर के बारे में बात करेंगे। वित्तीय सेवा क्या है, बैंकिंग सेवा प्रदान करना या फिक्स्ड अमाउंट जो प्रदान करता है वो है क्या है, वित्तीय सेवा। ठीक है, आगे हम चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। तो वित्तीय उपकरण में हम बात करेंगे एटीएम, प्रतिभूतियाँ और चेक के बारे में। ठीक है, तो आइए हम अब बात करते हैं वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार क्या है, तो वित्तीय बाजार वह है जहाँ वित्त का लेन देन होता है, यानी वह संस्थान जहाँ पर वित्त का लेन देन होगा उसे हम कहेंगे वित्तीय बाजार, यानी जहाँ पर मुद्रा का लेन देन हो। वित्तीय बाजार के अब प्रकार हम पढ़ें तो वित्तीय बाजार के दो प्रकार होंगे, मुद्रा बाजार और दूसरा होगा पूंजी बाजार। ठीक है, अब बात करें मुद्रा बाजार क्या है, तो अल्पकालिक अवधि के लिए जो मुद्रा उपलब्ध करे वो क्या है, मुद्रा बाजार है, यानी जिसे हम बैंक कहेंगे जैसे। और जो दीर्घकालिक अवधि के लिए मुद्रा उपलब्ध कराए उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया शेयर मार्केट। ठीक है, अब वित्तीय बाजार का महत्व क्या होगा। वित्तीय बाजार का महत्व क्या है कि वित्तीय बाजार में वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलेगी, यानी अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ सकते हैं, साथ में संसाधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो सकेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुद्रा बाजार क्या है। मुद्रा बाजार दो प्रकार का होगा, एक संगठित होगा और दूसरा असंगठित होगा। ठीक है, संगठित मुद्रा बाजार में जैसे हो गया बैंक, और बैंक के अंतर्गत आएगा क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, लेकिन असंगठित, असंगठित का मतलब है जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई फिक्स रेट नहीं है। ठीक है, जैसे साहूकार महाजन हो गया। लेकिन जो संगठित मुद्रा बाजार होगा वहाँ पर ब्याज की दरें भी निश्चित होंगी, सारी चीज़ें निश्चित होंगी, लेकिन साहूकार के यहाँ ब्याज की दरों में कोई निश्चितता नहीं रहती है। ठीक है, आगे बात करें कि वाणिज्यिक बैंक, देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक कितने प्रकार के होंगे। तो वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो तीन प्रकार के होंगे, एक निजी बैंक होगा, दूसरा सार्वजनिक बैंक होगा, तीसरा होगा विदेशी बैंक। तीसरा क्या होगा, विदेशी बैंक होगा। ठीक है, अब भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषता क्या है। तो भारतीय मुद्रा बाजार की पहली विशेषता है एकीकृत बाजार का अभाव होता है। ठीक है, यानी एकीकरण का जो होता है इसमें अभाव होता है, तार्किक ब्याज दर संरचना का अभाव होता है, संगठित वित्त बाजार का ना होना। ठीक है, चौथा पॉइंट है मुद्रा बाजार में फंड की कमी, और पांचवा पॉइंट है अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं। ठीक है, यानी भारतीय मुद्रा बाजार की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर एकीकृत बाजार का अभाव है, तार्किक ब्याज दर संरचना का अभाव है, संगठित वित्त बाजार नहीं है यहाँ पर, मुद्रा बाजार के फंड में क्या है, कमी है, और अच्छी बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो वर्तमान स्थिति में बैंक की सुविधाएं भी अच्छी हो गई हैं। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में या बैंक के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। और साथ में बात करेंगे कि भारत में बैंकिंग का इतिहास कैसे रहा, भारत में बैंकिंग किस प्रकार से शुरुआत हुई, कौन सी पहली बैंक थी और किस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे बैंक आ गए। ठीक है। तो पहला है चैम्बर। चैम्बरलेन समिति के द्वारा भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, ऐसा इस समिति में कहा गया। कब? 1917 में। ठीक है। क्लियर हो गया। चैम्बर। अब चैम्बर लेके कहाँ हम बैठेंगे? चैम्बर किसी संस्थान के लिए होगा, यानी आरबीआई के लिए चैम्बर मान सकते हैं। इस प्रकार हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हिल्टन यंग समिति 1926, जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं और शाही समिति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ने सुझाव दिया कि भारत में क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई। सुझाव किसने दिया? हिल्टन ने। ठीक है, हिल्टन यंग। अब चैम्बर तो बना लिया गया, लेकिन हम उस चैम्बर, जिस चैम्बर में हम रहेंगे उसका नाम क्या रखेंगे? तो हिल्ट। ठीक है। तो यंग लोग उसके बारे में सोचने लगे। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि हिल्टन यंग केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई नाम दिया। अगला बात करेंगे 1930 में क्या हुआ। 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। 1930 ईस्वी में क्या किया गया? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति को बनाया गया। ठीक है। आगे हम पॉइंट देखें नोट पॉइंट में कि भारत में स्थापित जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। जिसे बनाया गया था 1770 में कोलकाता में। किसने? अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा। ठीक है। बैंक हिंदुस्तान में खुला था, क्योंकि उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770 में। ठीक है। यानी हिंदुस्तान 70 बरस का हो गया। कहाँ पे? कोलकाता में। और किस कंपनी द्वारा? अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा। ठीक है। दूसरे नोट पॉइंट की तरफ चलें कि भारतीय द्वारा सीमित देयता के आधार पर जो पहला बैंक था, उस बैंक का क्या नाम था? तो उस बैंक का नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। और अवध कॉमर्शियल बैंक खोला गया कब? 19 यूपी में फैजाबाद में 1881 में। ठीक है, 1881। पहला बैंक कौन सा हो गया? अवध कॉमर्शियल बैंक। आगे हम बात करें कि भारतीयों द्वारा पूर्ण रूपेण संचालित जो पहला बैंक था उसका क्या नाम था? तो भारतीयों द्वारा जो पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था। 1894 ईस्वी में खोला गया। ठीक है। 9 और 4 में खोला गया, यानी 94 लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक खोला। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक खोलने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह को। ठीक है। अगला नोट पॉइंट हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बंगाल को 1806 में ओपन किया गया था बंगाल में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला गया था बम्बई में। और बैंक ऑफ मद्रास ये खोला गया था 1843 में चेन्नई में खोला गया था। ठीक है। इसी के सम्मिलित रूप को ही 1921 में क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक। और इसे केंद्रीय बैंक का नाम दिया गया। यानी कब बनाया गया? 27 जनवरी को। 1 जुलाई 1955 में इसका नाम कर दिया गया एसबीआई। ठीक है। और देश का यह सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? एसबीआई। ठीक है। आगे हम अगले नोट पॉइंट में देखें कि 1865 में इलाहाबाद बैंक कोलकाता की स्थापना की गई। ठीक है। और जिसे 2020 में विलय कर दिया गया। क्या विलय कर दिया गया? इंडियन बैंक में। ठीक है। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में क्या कर दिया गया? 2020 में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है। आगे हम बात करें तो सबसे पहले जो कागजी मुद्रा जारी किया गया था वह किसके द्वारा जारी किया गया था? चीन के द्वारा। ठीक है। कागजी मुद्रा थे और 1806 ईस्वी में जारी की गई थी। मुद्रा का इतिहास अब देखें, हिस्ट्री ऑफ मनी हम देखें तो शासकों द्वारा पहले क्या जारी की जाती थी? मोहरें जारी की गई।
1540-45 में शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिसे कहा गया रुपया। जिसे कहा गया रुपया। आगे की ओर चले हम कि 1861 में देखें तो 1861 में पेपर करेंसी एक्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार मुद्रा द्वारा जारी करने का अधिकार केवल अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 34 आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई एक्ट आया 1934 में। ठीक है, तो आरबीआई की इसी दिन स्थापना की गई। कब? 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ही आरबीआई की स्थापना की गई। सर्वप्रथम आरबीआई जनवरी 1938 में चालू की गई, जिसमें सबसे पहला जो नोट था वो 5 रुपए का नोट जारी किया गया। ठीक है। फरवरी 1938 से आरबीआई ने 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के नोट जारी किए। ठीक है। अब देखेंगे अगले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि 1957 में रुपया मुद्रा में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। यानी 1 रुपये को कितने पैसे के बराबर माना गया? 100 पैसे के माना गया 1966 ईस्वी में। ठीक है, छः आप देख रहे हैं बराबर है। इसी दिन महात्मा गांधी वाले नोट जारी किए गए। यानी महात्मा गांधी वाले जो नोट जारी किए गए 1966 में महात्मा गांधी वाले नोट जारी किए गए। ठीक है। प्रथम 10 रुपये, 500 रुपये के नोट पर गांधी जी की फोटो लगाया गया। ठीक है, सबसे पहले जो गांधी जी की फोटो लगाई गई वो 10 रुपये और 500 रुपये के नोट में लगाई गई। ठीक है। आगे हम देखें कि 2010 में भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह बनाया गया, और यह प्रतीक चिन्ह इस रूप में है। ठीक है। इसे बनाया किसने, डिजाइन किसने किया? आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार ने इसे लॉन्च किया, इस प्रतीक को बनाया। ठीक है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मनी के बारे में जब देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मनी जो होगा वो 4 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। ठीक है। पहला है प्लास्टिक मनी, दूसरा है हॉट करेंसी, तीसरा है हार्ड करेंसी और चौथा है सॉफ्ट करेंसी। ठीक है। प्लास्टिक मनी में आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। हॉट करेंसी में आता है जिसकी पलायन करने की क्षमता अधिक हो। ठीक है। साथ में जिसकी तरलता अधिक हो उसे हम हॉट करेंसी कहेंगे, जैसे यूएसए डॉलर। ठीक है। हार्ड करेंसी क्या है? जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, और जिसकी डिमांड सबसे अधिक हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, और जिसमें सप्लाई हमेशा डिमांड से अधिक होगी। ठीक है। हार्ड करेंसी में क्या होगा? डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होगी, जैसे यूएसए का डॉलर जो है हार्ड करेंसी है। आगे चलेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी को हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी, जिसका कोई भौतिक रूप ना हो, जैसे हो गया बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन तकनीक पर क्या है? आधारित है। आगे हम बात करेंगे नोट। आरबीआई का लोगो क्या है? तो आरबीआई का लोगो है खजूर, पेड़ व टाइगर। ठीक है। आरबीआई खजूर, पेड़ और टाइगर। नोट। न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था भारत में कब चालू की गई? 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, बैंकिंग। ठीक है। बैंक की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कहा जाता है। बैंक के कार्य क्या हैं? किसी मुद्रा को जमा करना, मुद्रा को स्वीकार करना, ठीक है, ब्याज लेना, वो सब क्या है? बैंकिंग का कार्य है। दूसरा पॉइंट है ऋण उपलब्ध कराना भी किसका काम है? बैंकिंग का काम है। बैंक किस क्षेत्र में आता है? बैंक सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1949 ईस्वी में, जिसमें बैंकिंग विनिमयन अधिनियम भी कहा जाता है।
जिसमें आरबीआई को शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है। आरबीआई का नियंत्रण या निदेशक मंडल किस प्रकार से होता है? तो इसमें होता है पहला आरबीआई गवर्नर, दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, और जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब डिप्टी गवर्नर में क्या होगा? वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि होंगे, सरकार द्वारा नामित कोई निदेशक होगा, स्थानीय बोर्ड के निदेशक होंगे, जिसमें दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के निदेशक शामिल होंगे। ठीक है। आगे हम चलें कि आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है, पहले लेखा वर्ष वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता था पहले, लेकिन वर्तमान में इस लेखा आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वह वर्तमान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है। अब बात करेंगे नोटों का निर्गमन। ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? नोटों का निर्गमन करता है, नोट निकालता है। तो 1 रुपए से बड़े सभी नोट कौन निकालता है? आरबीआई में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 रुपए का नोट सिक्का किसके अंतर्गत आता है, तो 1 रुपए का नोट व सिक्का आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, और इस पर हस्ताक्षर भी किसका होता है? वित्त सचिव के होते हैं। प्रेजेंट में वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। ठीक है। आगे हम चर्चा करें कि आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाता है, यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। यानी आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए क्या करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लागू करता है। ठीक है। जैसे आरबीआई क्या करता है? 200 करोड़ रुपए है, और जब 115 करोड़ से अधिक होगा तो 85 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ रुपए सेवा क्षेत्र में होगा और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा से रिजर्व रखता है। ठीक है। क्लियर। नोट पॉइंट में हम देखेंगे नोट्स और कॉइन्स। ठीक है। तो नोट क्या है कि नोट जो प्रिंट होता है वह नासिक में होता है, मैसूर में होता है, देवास में होता है और सालबोनी में होता है। ठीक है। तो यन से हो गया नासिक, यन से क्या हो गया? नासिक, यम से मैसूर हो गया, एनएम डीएस। ठीक है। एसडीएमएन। ठीक है। तो एसडीएमएन याद कर सकते हैं कि प्रिंट नोट कहाँ प्रिंट किया जाता है? नासिक, मैसूर, देवास और सालबोनी। अब बात करेंगे टकसाल, जिसे हम बात करेंगे कॉइन के बारे में। तो कॉइन आपका बनता है मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, और कहाँ पे बनता है? नोएडा में इसका केंद्र है। ठीक है। आगे हम देखें सिक्योरिटी पेपर मिल कब जारी किया गया? सिक्योरिटी पेपर मिल जारी किया 1967 से 1968। ठीक है। सिक्योरिटी 9 पे आता है, तो 9 से याद कर सकते हो। 9 से 2 कम 7 होगा, 1 कम 8 होगा, तो इसलिए 1967 और 68 में सिक्योरिटी पेपर मिल जारी किया गया। स्टाम्प पेपर नोटों के कागज का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? सिक्योरिटी पेपर मिल के अंतर्गत। कहाँ पे किया जाता है? होशंगाबाद, एमपी में। ठीक है। अब बात करेंगे बैंकिंग लोकपाल योजना। तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में आया, जिसमें बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए सुझाव दिए गए। ठीक है। नोट पॉइंट 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास आईडीबीआई का क्या हुआ? गठन हुआ। किसका गठन हुआ? आईडीबीआई। आईडीबीआई में बीच में आप देखेंगे डी आ रहा है, डी होता है चौथे नंबर पर। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि इसका विकास कब हुआ? 1964 में। ठीक है। इसका मुख्य कार्य है वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक। आगे हम देखें कि आईडीबीआई में भारत सरकार की जो अंशधारिता है वो कितनी है? 53% है। उसके बाद आया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, जिसकी स्थापना 1990 में किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि बैंकिंग से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं। ठीक है। तो बैंकिंग से पहली समिति है गाइपोरिया समिति, चेम्बरलिन समिति, ठीक है, हिल्टन यंग समिति, नरसिम्हन समिति 1998 में, वर्मा समिति 1999 में, खंडेलवाल समिति 2010 में, दामोदरन समिति 2011 में। ठीक है। तो बैंकिंग समितियां कौन कौन सी? गाय को कितने? नरसिंह ने मारा। ठीक है।
फिर भेज दिया बर्मा में और उसके खंड खंड करके दामोदर भाई को दे दिया। तो इस प्रकार से हम बैंकिंग से संबंधित सभी नीतियों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलें। 2 अप्रैल 1990, जिसे हम सिडबी कहते हैं, ठीक है, भारतीय लघु औद्योगिक बैंक, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो गया? विलय हो गया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय। न्यू यन से स्टार्ट होता है और यन 13 नंबर पे आता है, तो उसका लास्ट नंबर याद करिए ताकि आपको सन याद हो सके। ठीक है, उसके बाद 20 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का क्या किया गया? विलय किया गया। ठीक है, सम्मिलन किया गया। आगे हम ध्यान दें आरबीआई। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। किसके अंतर्गत? आरबीआई अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई 1937 में बनाया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम चलें कि भारत में सार्वजनिक बैंक कुल कितने हैं? तो भारत में कुल 22 सार्वजनिक बैंक हैं। भारत का पहला डाकघर एटीएम कहाँ चलाया गया? चेन्नई में। ठीक है, आईएसआई मार्क नहीं होता किसमें? बिस्किट में। और आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो चीन ने आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा का सिद्धांत दिया था। आगे हम देखें कि जो विश्व का जो सबसे पहला बैंक था वो था इटली बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है, विश्व का पहला मॉडर्न बैंक, जो कब बनाया गया? 1157 ईस्वी में। उसके बाद 1664 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। ठीक है, 1770 में यूरोपीय बैंक सिद्धांत पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बनाया गया, जिसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया। ठीक है, आगे हम चलें। 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आईडीबीआई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक जिनकी जमा राशि 500 करोड़ के आसपास थी, 50 करोड़ के आसपास थी, उनका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जो जमा राशि थी वो 200 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखें कि 1 जनवरी 1982 को एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई को बनाया गया। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे हम चलेंगे। 1 जुलाई 1988 को क्या बनाया गया? नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 1 जुलाई 1988 को। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है। किसका? नोटों के निर्गमन करने का केंद्रीय बैंक और अन्य बैंकों पर नियंत्रण करने का केंद्रीय बैंक। यानी केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है नोटों को निर्गमन करना और अन्य बैंकों पर नियंत्रण करना। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ जो हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उस समय प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ उसकी निजी पूंजी थी। ठीक है, किसके समय? स्थापना के समय। तब यह एक प्राइवेट बैंक थी। ठीक है, नोट, भारत, बर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कौन कार्यरत है? आरबीआई बैंक कार्यरत है। इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जो नकदी पर नियंत्रण करता है। ठीक है, लेन देन पर नियंत्रण करता है और साथ में अन्य बैंकों का भी नियमन कौन करता है? केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। प्रारंभिक में इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो प्रारंभिक में इसका मुख्यालय था कोलकाता में। ठीक है, प्रतीक इसका क्या था? प्रतीक था एक ताड़ का पेड़ और बाघ। ठीक है, आगे हम देखें कि जो प्रथम गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे 1935 से 37 में। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीटी देशमुख 1943 से 1949। आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन वर्तमान में बना दिया गया है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक है। आगे हम देखें
कि बिमल जालान समिति ने क्या सिफारिश किया। बिमल जालान समिति के सिफारिश के बाद ही आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष था वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हो गया। ठीक है। आरबीआई संग्रहालय, पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। आरबीआई के सहायक संस्थान कौन कौन से हैं? तो आरबीआई का जो सहायक संस्थान है वो डीआईसीजीसी है, बीआरबीएनएमपीएल है, आरई बिट है और इफ्टास है। ठीक है। आरबीआई के सेकंड गवर्नर कौन हुए थे? जेम्स टेलर। आगे हम देखें कि आरबीआई का संचालन कैसे होता है। तो आरबीआई का संचालन 21 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सरकारी निदेशक जो पूर्णकालिक होते हैं और गैर सरकारी निदेशक जो अपूर्णकालिक होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि सरकारी निदेशक पूर्णकालिक में कौन कौन आएगा। एक गवर्नर आएगा और उसके साथ अधिकतम 4 उप गवर्नर होंगे, यानी कुल मिलाकर सरकारी निदेशक में 5 सदस्य आएंगे। ठीक है। गैर सरकारी निदेशक में कौन कौन से आएंगे? गैर सरकारी निदेशक में 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक आएंगे, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के निदेशक शामिल होंगे और 2 सरकारी अधिकारी, ठीक है, वो गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित होंगे। साथ में आगे हम चलें तो साथ में जो सरकार द्वारा नामित निदेशक होंगे, सरकार द्वारा 10 नामित निदेशक भी इसमें शामिल होंगे। किसमें? गैर, जिसे अपूर्णकालिक संस्था कहेंगे। ठीक है। आगे हम देखें आरबीआई के कार्य क्या है। तो आरबीआई का कार्य है नकदी का निर्गमन करना, यानी मुद्रा को छापना, मुद्रा का लेन देन करना। दूसरा, आरबीआई सरकारी बैंकर का काम करता है। तीसरा, बैंकों का बैंक होता है, जिसे बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंकों का बैंक कहा गया। ठीक है। चौथा, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। पांचवा, मौद्रिक नीति द्वारा साख नियंत्रण करता है। छठा पॉइंट है आंकड़ों का क्या करता है? प्रबंधन करता है। सातवां पॉइंट है यह लाइसेंस देता है। आठवां पॉइंट है आईएमएफ में भारत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व कौन करता है? आरबीआई बैंक। अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आरबीआई बैंक का क्या कार्य है। तो अर्थव्यवस्था के विकास हेतु यह वित्तीय समावेशन करता है, वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करता है, वित्तीय जागरूकता और साक्षरता बनाता है और बजट की प्रकृति को अपनाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में। तो मौद्रिक नीति में पहला हम परिभाषा देखेंगे। तो मौद्रिक नीति में हमने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ ली हैं। किस प्रकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, मुद्रा संकुचन को किस प्रकार कंट्रोल करता है। ठीक है। साथ में मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा के प्रवाह का नियंत्रण करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। आर्थिक वृद्धि करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ठीक है। 2016 में यह संसद द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके किया गया कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण भी कौन करेगा? आरबीआई बैंक करेगा। ठीक है। और साथ में आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर क्या करते हैं? मुद्रास्फीति के लक्ष्य का अब क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके ये अपनाया गया कि आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। आगे देखें नोट पॉइंट में कि प्रति 2 माह के बाद मौद्रिक नीति की क्या किया जाएगा? समीक्षा किया जाएगा। ठीक है। अब मौद्रिक नीति समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो मौद्रिक नीति समिति का जो निर्माण था वो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई करता है, यानी मौद्रिक नीति समिति का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा? आरबीआई बैंक करेगा। 26 सितंबर 2016 को आरबीआई 1934 में संशोधन करके भारत सरकार को मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए सहायता देने का प्रावधान किया गया। ठीक है। जिसमें संरचना में शामिल किया गया एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 में 452 बी। ठीक है। अब मौद्रिक नीति समिति में सदस्य कौन कौन से होंगे? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्य 6 होंगे। आरबीआई के 3 सदस्य होंगे और सरकार के कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। ठीक है। आरबीआई में जो 3 सदस्य होंगे वो पहला गवर्नर होगा, दूसरा डिप्टी गवर्नर, तीसरा आरबीआई का अधिकारी और सरकार के सदस्य में
वो सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के उपकरण। मौद्रिक नीति और साख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं? तो मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के जो उपकरण हैं, दो उपकरण हैं। एक परिमाणात्मक व मात्रात्मक तरीके द्वारा हम नियंत्रण करेंगे, दूसरा चयनात्मक और गुणात्मक तरीके द्वारा हम नियंत्रण करेंगे। परिमाणात्मक व मात्रात्मक तरीके में बैंक दर, तरलता समायोजन सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की सीमाएं, परिवर्तन कोष अनुपात शामिल है। ठीक है, और इन सब की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं बैंक। बैंक का दो काम है, ऋण को जमा करना या पैसे को क्या करना, जमा करना। ठीक है, दो काम है, डिपॉजिट करना और लोन देना। आगे हम बात करेंगे कि वाणिज्यिक बैंक क्या है, कि कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे ज़्यादा उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, कृषि से संबंधित और उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे उसका जो उसके लिए जो पैसा उधार देगा वो वाणिज्यिक बैंक देगा। सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग किसके द्वारा चलाई गई? ICICI ने 1998 में। एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन 1987 में और किसने किया था? HSBC बैंक द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम ध्यान दें कि बैंकों द्वारा कृषि में जो सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के छोटे संगठन पर आधारित था, वह स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। सभी जिलों के लिए जो ग्रामीण उधार योजना चलाया गया उसको किसके द्वारा चलाया गया? नाबार्ड द्वारा। ठीक है, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के भी नाम से जानते हैं। भारत में आयात और निर्यात बैंक स्थापित किया किसके द्वारा? एक्जिम बैंक द्वारा, और नियम 1981 के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है, ऐसा राज्य जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है वो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। 22 जुलाई 2021 को RBI ने मास्टर कार्ड इंक के नए कार्ड जारी करने को से मना कर दिया। 1 रुपये नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है बैंक का कार्य। तो बैंक का पहला कार्य है विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना या विनिमय दर को निर्धारित करना। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करेगा? RBI करेगा। इसके अंतर्गत फेरा एक्ट 1973 लागू किया गया। ठीक है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, यानी विदेशी विनिमय अधिनियम कहा जाता है। उसके बाद 1999 में फेमा एक्ट का निर्माण किया गया। फेमा एक्ट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बैंक के बारे में कि बैंक कितने प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के बैंकों को क्लासिफाइड किया गया है, और इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए आप अनुष्ठान क्लास के साथ बने रहिए और इसी प्रकार से जितने भी एजुकेशन से संबंधित आर्टिकल हैं वो सभी पढ़ते रहिए।